Hello, welcome to Advait Humanity classes. Today we are going to start a new chapter, that is second chapter of economics, Indian economic development, second chapter, that is Indian economy from 1950 to 1990. हमने देखा है कि फर्स्ट चैप्टर में व्हाट वर द कंडीशन ऑफ इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, किस तरह से हमारा इकोनॉमी चल रहा था पहले ब्रिटिश के समय, लेकिन 1947 में हमने इंडिया को आज़ादी मिल गया था और उस आज़ादी के बाद इंडिया का जो कंट्रोल था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था। और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था इंडिया को डेवलप करने के लिए, ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। किस तरह से गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को डेवलप किया था, एग्रीकल्चर को डेवलप किया था, और क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था, इसके बारे में हम देखें। देखिए, इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वेक अप टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम। फाइनली वी वर master of our own destiny after some 200 years of British rule. The job of nation building was now in our own hand. यानी कि हमें अब अपना डेवलपमेंट डिसाइड करना था, कैसे करना है, क्या करना है। The leaders of independent India had to decide among other things the type of economic system most suitable for our nation, a system which would promote the welfare of all rather than of few. देखो, हमारे सामने एक सबसे बड़ा ये था कि इंडिया को नो डाउट डेवलप करना था, नो डाउट हमें वी हैड टू ब्रिंग वेलफेयर इन आवर कंट्री, बट हमारा वेलफेयर का स्ट्रैटेजी कुछ और था। हमें सबके लिए काम करना था, बट ज़्यादा जो है गरीब लोगों के लिए काम करना था। ज़्यादा जो है वो लोग जो कि अपने दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ, जो अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं उनको हेल्प करना था, स्पेशली इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड सेक्शन के लोगों को लिए ज़्यादा काम करना था। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हमें पता है कि वर्ल्ड में उस समय दो तरह के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट थे। एक जो था सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। सो देयर वर टू मेन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, एंड दैट इज सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब हम देखते हैं कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या क्या फीचर थे उनके, और इंडिया ने किस तरह का सिस्टम अडॉप्ट किया था। देखो, कैपिटलिस्ट सिस्टम it is an economic system in which major economic decisions of what to produce, how to produce and for whom to produce are left to the free play of market forces of demand and supply। मतलब क्या होता है कि क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, ये सारे चीज़ जो है डिसाइड होता है मार्केट फोर्सेस से, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मतलब होता है कि अगर मान लो मार्केट में डिमांड ज़्यादा है कोई चीज़ का और सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर उसी चीज़ को बना के बेचेंगे जिससे कि दे कैन सेल इट एट ए मोर प्राइस। लेकिन अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट में सोशलिस्ट देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एवरीथिंग दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, इज डिटरमाइंड बाय स्टेट डिसाइड क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। तो ये डिफरेंस है मेन कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में, कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, ये जो प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रख के करते हैं। लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम में ये जो कैसे बनाए, क्या बनाए और किसके लिए बनाए, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है, और गवर्नमेंट देखता है कि क्या चीज़ ज़रूरत है लोगों को, क्या चीज़ ऐसा बनाए जिससे सबका फ़ायदा हो, उस चीज़ को ध्यान में ज़्यादा देता है। दूसरा जो डिफरेंस है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में प्राइवेट ओनरशिप होता है ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन विद द व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। एक तो प्राइवेट ओनरशिप होता है वहाँ पे, और दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम इज दैट प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा जितने सारे फैक्ट्री होते हैं, मिल होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, ज़्यादातर प्राइवेट होता है, और गवर्नमेंट बहुत कम रोल प्ले करता है स्पेशली इन इकोनॉमिक मैटर। जैसे कि यूएसए ले लो या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में जो हम देखते हैं कि वहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम है। लेकिन और एक चीज़ है वहाँ पे कि प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि अगर प्राइवेट लोग काम करते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, एग्रीकल्चर में, तो ऑब्वियसली उन लोग तो ये तो ध्यान रखेंगे ना कि उनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो प्रॉफिट मोटिव इज़ वन ऑफ द मेजर factor that mobilize the capitalist system. In capitalist society, the goods produced are distributed among the people not on the basis of what people need
but on the basis of purchasing power, that is ability to buy goods and services. अब अगला चीज़ है कि यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि लोगों को क्या चाहिए, बट इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लोगों के पास परचेसिंग पावर है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, उस बेसिस पे। लेकिन अगर हम सोशलिस्ट सिस्टम देखते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट जो चीज़ प्राइवेट जो चीज़ लोग नहीं खरीद पाते हैं, वो जैसे गरीब लोग हो गए, वीकर सेक्शन के लोग हो गए, उनके लिए गवर्नमेंट आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सप्लाई करता है या एट बहुत कम रेट में। जैसे एग्जांपल ले लो कि सोशलिस्ट सिस्टम में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल जो है वो बहुत फ्री होता है, एजुकेशन फ्री होता है, तो इस तरह से बेसिक नेसेसिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जहाँ पे कि हमने 2-3 पॉइंट देखा। एक तो पॉइंट देखा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस इज बेसिकली decided based upon the market force of demand and supply. Second point, which is that ownership of property, ownership of means of production are managed and owned by the private sector, and moreover profit motive is one of the major objective of capitalist system. और थर्ड जो है कि यहाँ पे क्या जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ द पीपल. Second है socialist system or socialist economy. It is an economic system in which the major economic decision of what, how and for whom to produce is taken by the government, keeping in view the collective interest of the society. सबको ध्यान में सबके बारे में सोचते हुए उन लोग ये डिसीजन लेते हैं कि क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके बनाए, जिससे कि सबका फ़ायदा हो सके। सिर्फ रिच लोगों का ही फ़ायदा ना हो सके, सिर्फ वो लोग जिसके पास पैसा उसका फ़ायदा नहीं हो सके, बल्कि सबका फ़ायदा हो। और सोसाइटी हैज़ नो प्राइवेट, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, और गवर्नमेंट जो भी ओनरशिप होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता है, बल्कि सबके बेटरमेंट के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल चाइना जो है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर गवर्न्ड बाय स्टेट, सो दिस इज सोशलिस्ट। अब देखो हमारे सामने ये दो मॉडल थे इंडिया जब आज़ाद हुआ था, तो अब हमें इन्हीं दोनों मॉडल में से कोई एक मॉडल अडॉप्ट करना था अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने कैपिटलिस्ट मॉडल या सोशलिस्ट मॉडल को एज इट इज़ नहीं अडॉप्ट कर लिया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ अच्छे फीचर जो होते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम के होते हैं और कुछ अच्छे फीचर सोशलिस्ट के होते हैं, जो कि हमारे कंट्री के लिए सूटेबल था, उसको हमने अडॉप्ट किया था। So after independence, India adopted mixed economy. Most economies are mixed economy, that is government and the market together answer the 3 questions: what and how, for whom to produce, and how the goods are to be distributed. तो यहाँ पे क्या है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है कोई भी कंट्री का, वो जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो है दोनों डिसाइड करते हैं। मार्केट फोर्सेस भी डिसाइड करते हैं एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर भी डिसाइड करता है, और इस तरह से इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही जगह एक ही समय काम करते हैं, और दोनों का अपना एक दायरा सेटअप किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ कि क्या क्या चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर करेगा और क्या क्या चीज़ प्राइवेट सेक्टर करेगा। इन द मिक्स्ड इकोनॉमी द मार्केट विल प्रोवाइड वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू डू सो। देखो अगर मान लो कि गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा कम है और उन्हें भी हेल्थ चाहिए, तो कहाँ से लेंगे? अगर प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ दे देते हैं तो ऑब्वियसली उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, और वो ज़्यादा चार्जेस करेंगे तो गरीब लोग हेल्थ फैसिलिटी नहीं एंजॉय कर पाएंगे। एजुकेशन ले लो, अगर प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन कितना महंगा है, लेकिन गरीब लोगों के लिए कैसे एजुकेशन मिलेगा? तो जो चीज़ गरीब लोगों को प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करता है या नहीं कर सकता है एट सच ए लो रेट, वो सारे एक्टिविटी गवर्नमेंट अपने पास रखता है, और इस तरह से सबके भलाई के लिए काम करता है, ना कि सिर्फ रिच लोगों के लिए काम करता है। तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी होता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, और दोनों ऑपरेट करते हैं साइमल्टेनियसली। और गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो सारे एक्टिविटीज़ को देखता है जो कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता है एट चीपर रेट। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमने और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मिक्स्ड इकोनॉमी में अडॉप्ट किया था वो प्लानिंग था, क्योंकि हमने अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए प्लानिंग सिस्टम शुरू किया था। देखो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि प्लानिंग होता क्या है। देखो प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन शुड बी पुट टू यूज़, किस तरह से हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करें जिससे कि हमारा कंट्री डेवलप हो, और इस को हम बोलते हैं प्लान। It should, however,
it should have some specific as well as some general goal or objective which are to be achieved within a specific period of time। देखो प्लानिंग का हम प्लान करते हैं तो कुछ लॉन्ग टर्म प्लान होता है, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान होता है। तो इस तरह से प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव जो है एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि हम आपको पता है कि इंडिया में हमने आज़ादी के बाद 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया था, और ये प्लानिंग जो था हमने रशिया यूएसएसआर से कॉपी किया था, और यूएसएसआर में प्लानिंग शुरू किया गया था बहुत पहले ही। हम उसी चीज़ को देख के इंडिया में भी प्लानिंग शुरू किए थे, और इसके लिए हमने यहाँ पे 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया था, और 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था, और उसके चेयरमैन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे। जैसे हर बार जब भी इंडिया में 5 ईयर प्लान है और हर 5 साल में एक प्लान बनता है, और वो प्लान जो होता है 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद हम कुछ टारगेट अचीव करते हैं, एंड फाइनली नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, इस तरह से हम प्लानिंग करते रहते हैं। और जब भी प्लानिंग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चाहे कभी भी क्यों ना हो। आज जो है हमारे प्लानिंग कमीशन जो है उसको हम नीति आयोग बोलते हैं, और इसके जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हमें जब पूछा जाए हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो डोंट राइट द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, रादर यू राइट द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। और 5 ईयर के प्लान है। इंडिया में प्लानिंग कमीशन 1950 में शुरू किया गया था, और 1951 से हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 1951 से 55 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू किया था, और इस तरह से 51 से फिर और 5 साल के लिए हमने प्लानिंग बनाया था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा गोल। देखो मैंने अभी बताया कि 2 तरह के गोल होते हैं या 2 तरह का ऑब्जेक्टिव होता है। एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, और एक जो होता है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब हर प्लान उस प्लान में क्या अचीव करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और एक हर प्लान, चाहे कोई फर्स्ट हो या सेकंड 5 ईयर, थर्ड 5 ईयर प्लान हो, फोर्थ 5 ईयर प्लान हो, इन सारे प्लान जो है क्या अचीव करना चाहते हैं, जनरल व्हाट दे वांट टू अचीव, ऐसे को हम जनरल प्लान बोलते हैं। और स्पेसिफिक प्लान, जैसे मान लो कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमने अडॉप्ट किया था 1951 में, और इस 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था या मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट का था। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्लानिंग के थ्रू हम इंडिया में क्या अचीव करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं जनरल प्लान। सो आमतौर पे जो हमारा जनरल प्लान था या गोल ऑफ 5 ईयर प्लान जो था वो जो था 4 था। इसको हम एक एक करके देखते हैं क्या है। पहला ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है, इक्विटी है। क्या क्या मैंने बताया? 4, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। पहला हम देखते हैं ग्रोथ। देखो, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। देखो, ग्रोथ मतलब होता है ना कि हम अपने कंट्री का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकें। कैसे हम ज़्यादा बनाएं? ज़्यादा बनाना मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक इंडस्ट्री है, मैं 2 इंडस्ट्री लगाता हूँ, तो क्या होगा? मैं पहले अगर मान लो 100 बनाता था, अब 200 बनाऊँगा। अगर मान लो हमारे पास थोड़ा रेलवे लाइन है तो हम और ज़्यादा रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास फैक्ट्री, हम ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड को अंडर कल्टीवेशन लेके आएंगे, और इस तरह से हम कंट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। एंड व्हेन द प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होता है, देन वी कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन व्हाट वी वर प्रोड्यूसिंग अर्लियर, एंड इन दिस वे देयर विल बी ग्रोथ इन द इकोनॉमी। सो यहाँ पे हम फोकस करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, टर्शरी सेक्टर में, रोड बनवाने में, कम्युनिकेशन हो गया, सर्विसेज, बैंकिंग वगैरह, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब खोलते हैं, तो उस समय क्या होता है कि देयर इज इन्वेस्टमेंट। एंड व्हेन दीज when the money is invested in the production capacity, then our capacity to produce actually increases and we produce more now. So this is called growth. तब हम बोलते हैं कंट्री का ग्रोथ है। मान लो कि हम पहले 100 सामान बनाते थे, अब हम रोड बनाने की वजह से, रेलवे इंट्रोड्यूस करने की वजह से, रेलवे एक्सपैंड करने की वजह से, फैक्ट्री लगाने की वजह से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन 100 से 200 हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली ग्रोथ। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेडी इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने सुन रखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है मनी वैल्यू ऑफ ऑल द
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर। और अगर हम इसको और सरल आसान तरीके से बोले तो कंट्री का इनकम। देखो कंट्री का इनकम कब बढ़ता है, जब हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक फैक्ट्री है, मैं 100 सामान बनाता हूँ और एक सामान का 1 रुपया दाम है, तो 100 रुपया मुझे मिलता है। अगले साल मैं क्या करूँगा, 150 सामान बनाऊँगा, तो 1 रुपये का है तो 150 रुपीज़ मिलेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेरा इनकम बढ़ गया, यानी कि माई income rising. In the same way, when we produce more of goods and services within the economy, then our GDP increases. And if there is steady increase in the GDP of any country, then we can say that there is growth. आपको पता है कि GDP जो होते हैं, there are 3 sectors in the economy: primary, secondary and tertiary, and these sectors contribute whatever they produce, that is added up and we get the GDP. जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर मतलब खेती बाड़ी वाला सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर मतलब हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे मशीन वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह है। और टर्शियरी सेक्टर मतलब हो गया जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे सर्विसेज हो गए। तो हर तीनों सेक्टर कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करता है, और इन सारे इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं तो कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज कॉल्ड GDP। और इस तरह से अगर मान लो कोई भी कंट्री का GDP डेवलप इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। GDP इंक्रीज होना मतलब होता है कि कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हो गया ग्रोथ। दूसरा है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है कि अगर हम नए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो हम पहले पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, नाउ वी स्टार्टेड यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, तो देन दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। मान लो कि पहले हम ट्रेडिशनल सीड्स वगैरह यूज़ करते थे खेती बाड़ी में, हम HYB सीड्स करने लगे, थ्रेशर करने लगे, ट्रैक्टर करने लगे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड करने लगे, तो इससे क्या होता है, हमारा ग्रोथ होता है, हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सो मॉडर्नाइजेशन मतलब अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री, इन एग्रीकल्चर, इन ट्रांसपोर्ट, टर्शियरी सेक्टर में, तो इसको बोलते हैं हम मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है कि सिर्फ नया टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं, हमारा आउटलुक चेंज होना, हमारा सोच बदलना। जैसे मान लो कि पहले हम ये सोचते थे कि वुमेन का वर्क जो है दैट इज़ कन्फाइंड टू द होम ओनली, औरतें घर में ही काम करें, बट अब हम क्या करें, उनको भी दे आर ऑल्सो गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क आउटसाइड, कंट्रीब्यूट इन द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर जाकर काम कर रही हैं, कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रही हैं। तो इस तरह से व्हेन वी थिंक अबाउट जेंडर इक्वालिटी, व्हेन वी थिंक अबाउट अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन and allowing them to play important role in economic development, then we can say that we are changing our attitude, अपना सोच बदल रहे हैं। और ये भी एक तरह से मॉडर्नाइजेशन का दूसरा पहलू है। तो सिर्फ नया टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करना, हमारा सोच भी बदलना, उसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। थर्ड जो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है कि अपने ऊपर निर्भर होना। जैसे देखो मान लो कंट्री अपना नीड्स को पूरा कर सकता है खुद अपने कंट्री में ही बना के, और हम बाहर से ही मंगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो होता ही है। तो लेकिन अगर जब हम अपने देश का जो नीड है उसको पूरा करने के लिए अपने देश में ही सामान बनाएं, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। देखो नेशन कैन प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम द नेशन, अदर नेशन। सो द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया था, सेल्फ रिलायंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, क्योंकि हम सोचते थे बाहर से सामान मंगाने से अच्छा हम अपने देश में उस चीज़ को बनाएं, और इससे हमें दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। दिस पॉलिसी वॉज इम्पॉर्टेंट in order to reduce the dependence on foreign country, especially for food। देखो इंडिया आपको पता है कि एक एग्रीकल्चर कंट्री था, और एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी हमें बाहर से फूड मंगाना पड़ता था। तो हमने सोचा कि नहीं, हम अपने देश में ही फूड प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिससे कि हमें एटलीस्ट फूड के लिए तो बाहर की कंट्री पर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। फर्दर इट वॉज फियर दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में मेक इंडियाज फ्रीडम वल्नरेबल टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर पॉलिसी। देखो क्या था ना कि आपको पता है कि इंडिया 200 साल तक ब्रिटिश के मतलब रूल के अंडर था, इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं था। हमने बहुत मेहनत करके इंडिपेंडेंस एक्वायर किया है, और अगर हम बाहर कंट्री का टेक्नोलॉजी, उनके
पैसा इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, तो हमें इकोनॉमिक मैटर में उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा और इस तरह से हमारा आज़ादी जो है खतरे में आ सकता था। इसलिए हमने सोचा कि सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से लेते हैं, उसको अपने देश में ही डेवलप करें, अपने देश में ही उसको बनाएं, जिससे कि हम बाहर का डिपेंडेंस कम कर सकें। सो जब हम एक कंट्री, कोई भी कंट्री डिसाइड करता है कि जो चीज़ वो बाहर से ला रहे हैं उसको अपने देश में बनाने लगे, अब तो इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर निर्भर होना। और लास्ट जो है इक्विटी है। इक्विटी मतलब होता है कि जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है या सेल्फ रिलायंस है, इसका फ़ायदा जब सब तक पहुँचता है तब हम उसको बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है कि बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस इफ रीचेज ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देन वी कैन से दैट देयर इज इक्विटी इन द सोसाइटी। अगर मान लो कि डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है और इसका फ़ायदा कुछ लोगों को पहुंच रहा है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हर आदमी को फ़ायदा हो रहा है। और इस तरह से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसका फ़ायदा ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज गेटिंग। सो व्हेन द benefit of development, growth and self-reliance reaches to each and every individual in the country, then we can say that there is equity. उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि हमें इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो गरीबी है वो दूर हो, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी रिड्यूस्ड, हर आदमी को मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है लाइक बेसिक फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सबको मिले, तो हम बोल सकते हैं देयर इज इक्विटी इन द इकोनॉमी। सो इक्विटी इज ऑल्सो वन ऑफ द जनरल गोल ऑफ आवर 5-year प्लान। सो इस तरह से हमारा 5-year प्लान जो है वो देयर आर 4 जनरल गोल्स ऑफ 5-year प्लान। एक तो है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी और सेल्फ रिलायंस। तो चाहे कोई भी हमने 5-year प्लान एडॉप्ट किया है, उन सब 5-year प्लान में हमने ये ध्यान जरूर रखा है कि ये चारों चीज़ पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थैंक यू।